हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं। तुम्हें तो थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि हम क्या आज पढ़ने वाले हैं। एकदम अच्छे तरीके से हम हिंदी को समझेंगे, हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में क्या है, कौन से चैप्टर काटा गया है, कौन से चैप्टर हमें पढ़ना जरूरी है। चारों चैप्टर तो काट दिए हैं सरकार ने, वो भी इम्पोर्टेंट वाला। वो भी कौन सा है हम आगे देखेंगे जाके, और जैसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और इस वीडियो का अगर पसंद आए तो तुम यहाँ पर लाइक भी कर सकते हो। अगर नया आए हो चैनल को तुम सब्सक्राइब भी करके जा सकते हो, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने से और उसके पास वाला बेल आइकन को ऑल करने से नोटिफिकेशन को ही मिलता है। तो तुम क्या करोगे ना, उसको सब्सक्राइब जरूर ही कर लो और उसके साथ वीडियो को शेयर कर दो। जितना सब्सक्राइब हिंदी का बहुत ही कम बच्चे रखे हैं उड़ीसा में, तो उन सबके पास इस वीडियो को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में ओडिया मीडियम में हिंदी का कोई भी किसी भी यूट्यूबर ने क्लास नहीं करता है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे तरीके से एक क्लासेस को लेके आया हूं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, वीडियो को सबके पास पहुंचाना जरूरी है, जो कि इस लॉकडाउन में और जो स्कूल बंद है अभी, उनमें मदद मिल सके और वो भी अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकें हिंदी को। और बाकी सब क्लासेस तो हमारे चैनल में जारी है, तुम उसको जाके देख सकते हो। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तुम उसको अच्छे से देख के खुद का लर्निंग बढ़ा सकते हो और एग्जाम में एक अच्छे मार्क लेके भी आ सकते हो। तो आज क्या करेंगे, हम हिंदी का व्याकरण तो पढ़ेंगे ही, तो इसके लिए हमें क्या करना जरूरी है, स्क्रीन को जाना जरूरी है और स्क्रीन के ऊपर ही देखेंगे हम क्या आज का जो व्याकरण सेशन खूब अच्छे तरीके से सीखेंगे। कंटिन्यूस तो चालू रहेगा, कोई चिंता नहीं है, आगे बढ़ेंगे। पिलामाने जेमितिक आम देखिले जे व्याकरण आम हिंदी व्याकरण पढ़ा, से हिंदी व्याकरण रे जहाँकि तुम मानकर 6 नंबर चैप्टर रही काटी दि जाइए। तेणु बहुत गुटे से अच्छी जहाँकि इम्पोर्टाट जहाँ कि संज्ञा कुआए, लिंग कुआए, वचन, कारक विभक्ति ये सब को काटी देइछि। तुम माने मने मने खुशी होतिबो, किंतु भविष्य रे या पई तुम माने हैरान हबो निश्चय जदि याकु न पढ़। तेणु मोर किसी ना मत तो कम पड़ज पढ़ाई, कहीं 6 7 दुईटा जाक काटी देइछि, जहाँकि 6 बहुत ही बड़ थिला। ये सब जे भी अच्छी ना 6 रे ये सब इंपोर्टेंट तुम मन पाई, ये सब इंपोर्टेंट मु कहि रखुछि। गोटे भी या भितर किसी निम्नमानर चैप्टर्स नाही जहाँ पढ़ा बहुत ही जरूरी। ता सहित 7 नंबर काटी देइछि, जहाँकि वाक्य विचार तो तुम मैंने ओडिया पढ़ीच, याकू मध्य काटी दीची। आउ ता सहित अनुवाद तुम माने ट्रांसलेशन ए वर्ष पढ़िबो नाही, अनुवाद को मध्य काटी दे जाइछि। आउ अपठित पाठ जाकि 11 नंबर विषय याकू मध्य काटी दे जाइछि। तुम माने ताको बाद देकी तुम माने निजर प्रिपरेशन हिंदी रे करि परिबो, किंतु या बिना जी जो चैप्टर सब कटा जाइछि या बिना हिंदी रे प्रिपरेशन करिबा मूर्खामी ही हबो, आउ ता छडा किछि नुहे। तेणु तथापि जेहेतु आम मूर्ख मान संसार रोचे, तेणु मूर्खामी टिके करके आगे बढ़ा पड़ो। तेणु ये जो पहले चैप्टर है व्याकरण अवश्य पढ़ें। फिर उसके बाद हिंदी ध्वनिया और वर्णमाला, फिर लेखन जिसको वर्तनी हम बोलते हैं, फिर शब्द विचार। ये जो चारों चैप्टर है, इस चारों चैप्टर में एकदम चिंदी से चैप्टर है। ये सारे बच्चों पढ़ते हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ते हैं इसको। तो अगर हम इसको पढ़ने जाएंगे तो ठीक है, अगर हमारे सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा ही। तो भी हम प्रारंभ करते हैं कि व्याकरण अवश्य पढ़ें। क्या है इस व्याकरण अवश्य पढ़ें, क्या पढ़ना है व्याकरण में, ये तो हमें दिया गया है। हम एक एक लाइन करके उसको समझेंगे क्या लिखा हुआ है। व्याकरण पढ़ने से पहले इसे पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। हम व्याकरण के जो नियमों है, नियमों को जानकर भाषा के सही प्रयोग कर सकते हैं। व्याकरण क्यों पढ़ना है, ये सारे लैंग्वेजेस में समान है। ये हिंदी हो या संस्कृत हो या इंग्लिश हो या ओडिया हो, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, तो सारे लैंग्वेजेस में व्याकरण पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका सही प्रयोग, हर एक भाषा की सही प्रयोग हमें मालूम पड़ेगा अगर हम व्याकरण जानेंगे। नहीं तो कहीं स्त्रीलिंग के पास, कहीं स्त्रीलिंग कुछ पुरुष लगा देंगे और पुरुष के पास स्त्रीलिंग का व्यवहार कर देंगे। बहुवचनांत शब्द के पास एक वचनांत को यूज करेंगे और एक वचनांत के पास बहुवचन को यूज करेंगे। तो इसमें बोलने और लिखने की गलती नहीं होती। इसमें हमें क्या मिलती है, अपनी बातों को अधिक साफ और सरल ढंग से कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है शायद। मुझे जितना मालूम है कि हम इतना एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और भाषा की 3 अंग है कि क्या कितना, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे एग्जाम में भाषा के कितने अंग है, तो ध्वनि, शब्द या पद और तथा वाक्य।
ठीक है, पहले तो ध्वनि है, पहले ध्वनि सीखते हैं हम, फिर उसके बाद शब्द सीखते हैं। पहले ध्वनि क्या है, ओ आ ई जो सब है ये सब ध्वनि है। उसके बाद एक छोटा छोटा शब्द सीखते हैं, छोटा से बड़े शब्द, और बड़े शब्द को मिला के वाक्य बनते हैं। इन सब के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेना जरूरी है, तो इसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके साथ हर ध्वनि का उच्चारण कैसे और कहाँ से होता है इसे भी जान लेना जरूरी है, उसका उच्चारण का शुद्ध रूप से कर सके। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण और अक्षर आप शुद्ध रूप से कर सके, विशेष रूप से मात्राओं और संयुक्त वर्ण का शुद्ध लिखना जरूरी है। जो संयुक्त वर्ण, जो जहाँ को उड़िया रे में कहते हैं जुक्ताक्षर, जो संयुक्त वर्ण है उसका जो प्रयोग ये बेहद जरूरी है हर एक भाषा में। उसके साथ जो मात्राएं हैं, ईकार, ओकार, ऊकार, जितना भी मात्राएं हैं, मात्रा कितने तरह के हैं मुझे कमेंट में कर सकते हो, कितने मात्राएं हम यूज करते हैं। मात्राएं संयुक्त वर्ण के बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं मात्रा की बात कर रहा हूँ। ओके, जदि ओडिया रे हमें कहबा मात्रा और फड़ा भितर डिफरेंस कौन, तो मैंने मत कमेंट रे करो। तापर देखो कौन रही ना, चंद्र बिंदु और अनुस्वर का सही प्रयोग कैसे करें। चंद्र बिंदु और अनुस्वर का सही प्रयोग कैसे करें ये भी हम सीखेंगे। कई शब्द में अनुस्वर का उपयोग होता है, इसका ख्याल रखें। बहुत सारे शब्द में हलन हल तो ये जो हल, जो उड़िया में हम हलंत बोलते हैं और इसको हिंदी में हल बोलते हैं, इस हल का उपयोग हर एक वाक्य में शब्द में होता ही है, जिसको तुम्हें ध्यान रखना जरूरी है। हिंदी में निम्न ध्वनियों का उच्चारण सही से सीखना जरूरी है। वो ध्वनियाँ क्या है जो कि हम देखेंगे, रू ए, क्या क्या दिखाई दे रहा ना, रू ए वो ज य वो ल स, जाको तालवे से मुदने से दंते से मैं कहता हूँ। उसके बाद क्ष और ज्ञ, ये सब का सीखना जरूरी है। ये सब का हम आगे भी सीखेंगे। ये सब निम्नलिखित बातों पर ध्यान दे। कौन सा, हर्ष स्वर और उसकी मात्रा में लघु उच्चारण कैसे करें, हर्ष स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, हमें तो ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है, कहाँ पर हर्ष ई होगा और कहाँ पर दीर्घ ई होगा, कहाँ पर हर्ष ऊ होगा और कहाँ पर दीर्घ ऊ होगा। ये हमेशा हमारे दिमाग में दिक्कतें क्रिएट करती है। मात्राओं के उच्चारण लंबा करे अथवा लगा कर करे, ये सब हम देखें। ये भी इंग्लिश में है, पर इंग्लिश में हमें दिया नहीं है। इंग्लिश में हम सीखना भी जरूरी है। अगर हम इस साउंड का प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखेंगे तो हमें अच्छे से इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर हम आगे जाएंगे तो क्या देखेंगे कि लिखते समय शब्दों के रूप का ठीक से देखें और उसे याद रखें और सही मात्रा लगाकर लिखें। ठीक है, वाक्यों को बनाने के लिए, अच्छा वाक्य बनाने के लिए शब्द का सीखना जरूरी है, और शब्द को सीखने के लिए सही ध्वनियों का उच्चारण सीखना जरूरी है। इसीलिए पहला हमें बोलना सीखना चाहिए। पहले अच्छे से सुन के, जो कि मैं इंग्लिश का एक वीडियो बना चुका था, जो तुम अभी तक देखे नहीं हो तो तुम जाके प्लेलिस्ट में या वीडियोस में इस चैनल में जाके देख सकते हो। जो कि हम पहले क्या सीखना जरूरी है ना, हर एक लैंग्वेज में पहले अच्छे से सुनना जरूरी है, फिर उसके सुन के उच्चारण करना जरूरी है। क्योंकि सारे लैंग्वेजेस लिखने के ऊपर बेस नहीं है, सारे लैंग्वेज उच्चारण के ऊपर बेस होता है। अतः सावधानी बरतें और सावधानी रख के ही उस सारे वर्तनी को देख के ही उसका उपयोग करना चाहिए। हिंदी में रू का उच्चारण री होता है, री। ओके, हिंदी में हम ओडिया में जैसे बोलते हैं कि ऋषि, ऋतु, पर हिंदी में ऐसे नहीं होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋषि और ऋतु। ओके, ये सब ऋतुएं, तो वो री यूज होता है। र रू को रू हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं हिंदी में। ए औ का उच्चारण मूल स्वर की तरह होता है, औ ऐसा होता है, और औ ई ऐसा ही प्रोनाउंस होता है, की तरह संयुक्त स्वर की तरह नहीं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे तो हिंदी में जो ज है, ज और ये भी हमेशा दिक्कतें क्रिएट करती है। ज कहाँ पर ये वाला य होगा और कहाँ पर ये वाला ज होगा, ये दोनों ही हमें दोनों ही कंफ्यूज करते ही रहते हैं। में ज और ये जो दो ध्वनियां हैं, इसका उच्चारण सीखिए। ओडिया में कौन करती ना, एमितिया गोटे ज लिखती आ एमितिया गोटे ज लिखती, गोटे वर्गे ज गोटे अंतस्थ ज, जाको आम कहती। किंतु हिंदी में ये ऐसा नहीं है। हिंदी में ये एक ज है और हिंदी में ये इसको य बोलते हैं। अगर हिंदी को ओडिया को हिंदी को ट्रांसलेट करेंगे तो हमें तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जो तुम्हें होता ही हमेशा। इनका उच्चारण अच्छे से सीखना चाहिए। ओडिया की तरह हिंदी में एक और य ध्वनि है, ए
और यो ध्वनि नहीं है। ठीक है, हिंदी में कहाँ पर वो और कहाँ पर व, हिंदी में कहाँ पर ब लगता है और कहाँ पर व लगता है। जैसे कि हम बात करेंगे, बात करेंगे, ये बात को बात ही लिखते हैं, और पर वारिस अगर हम लिखेंगे, वारिस, वारिस मतलब जो हमारा जो प्रॉपर्टी का जो क्या बोलते हैं उसको, वंशधर, जो जो हम उत्तराधिकारी, ठीक है, उसको हम वारिस बोलते हैं हिंदी में। वारिस, वारिस बोलेंगे तो ऐसा ही हमें लिखना पड़ेगा, वारिस। तो वो और वो का हमेशा फ्रिक्वेंटली यूज होता रहता है। थोड़ा व्यवहार, जैसे हम व्यवहार ओडिया रे कौन थी, किंतु हिंदी में लिखना है, जैसा व्यवहार करते समय सावधानी, सावधानी बरतें, तो यहाँ पर ब का यूज हुआ है, यहाँ पर वो का यूज हुआ है। हमें उड़िया में अगर बोलेंगे तो सावधानी बरतें, पर ये हिंदी में सावधानी बरतें। ठीक है, तो ऐसे हिंदी में ल का ध्वनि है, पर उड़िया में सब ल है। ठीक है, हिंदी में उड़िया वाली ल ध्वनि नहीं है। ये ल ध्वनि, ये जो ल ध्वनि है ना, ये ज्यादातर मराठी में यूज होता है। ये जो ल वाला ध्वनि है ना, ये वाला, तो ये वाला ज्यादातर मराठी में यूज होता है, ये दो ध्वनि को, और हिंदी में ये नहीं है। हिंदी में सब ल ही होता है। ओके, केरला, केरला हम इसलिए बोलते हैं कि वो ल है, हिंदी में केरल नहीं। ओडिया में केरल कहूचे, किंतु हिंदी रे केरला कहूचे। एमती बहुत गुड़े शब्द तुम देखिए जाकि हिंदी रे ल यूज हुए नहीं। तापर नेक्स्ट देखो, हिंदी में ओडिया वाली ल ध्वनि तो नहीं है। ये जान ले कि स भी तालव्य है और स व्यस्त्य है। ठीक है, स, ये जो तालव्य स, जितना भी हम स हमारे पास है, एक तो ये स वाला है, और उसके बाद ये स है हमारे पास, और उसके बाद ये वाला एक स है, ये हमेशा हमें दिक्कतें क्रिएट करती है। इसको हम दंत स, जैसे कि दंत से लग के, जिसको आगे वाला ध्वनि दंत से लग के निकलता है, इसको दंत स इसको बोलते हैं, इसको तालव्य स और इसको मूर्धन्य स का व्यवहार करते हैं। ठीक है, हिंदी में शब्द का अंत में अ उच्चारण नहीं होता, हमेशा हलंत उच्चारण होता है। जैसे कि कमल, फूल, कलम, ऐसा यूज होता है हमेशा। शेष में क्या होता है ना, हलंत यूज होता है। पर ओडिया में कलम, आउ कौन ना कमल, लास्ट को ओ आसे ओडिया रे, किंतु हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में हमेशा हल लगता है, हलंत लगता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक लहजा होता है, हमेशा अपना एक प्रोनाउंसिएशन होता है, डिक्शन होता है, लहजा जिसको बोलते हैं हम, ये उर्दू से आया हुआ है लहजा। तो ये शब्द और वाक्य में दोनों स्तरों पर होता है। अगर ये हिंदी को हम ओडिया में बोलने जाए, प्रत्येक भाषा का अपना एक लहजा होता है। यह शब्द और वाक्य दोनों स्तरों पर होता है। ऐसा उड़िया में बोलते हैं। उड़िया अगर बोलने लगे उड़िया डिक्शन में, तो ऐसा कॉमेडी सुनाई देगा, और हिंदी में सुनेंगे तो अच्छा सुनाई देगा। जैसे कि प्रत्येक भाषा में एक अपना लहजा होता है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, हिंदी बोलने समय वक्ता, वक्ता लिखा हुआ है। वक्ता आम यदि कहबा उड़िया रे वक्ता कहबा, तेणु वक्ता या कहने वाला, कहने वाला, कहने वाला नहीं, कहने वाला कभी दीर्घ मात्राओं पर बोल देता है, तो कभी किसी शब्द पर। इसे बलाघात कहते हैं। क्या कहते हैं? बलाघात कैसे हैं? जैसे कि राष्ट्रपति शब्द का उच्चारण करने का रा पर बल पड़ता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कभी कर्ता पद पर, कभी कर्म पद पर, कभी क्रिया पद पर बल पड़ता है। पूरे वाक्य में हर एक लहर में बोला जाता है। जैसे कि इंग्लिश में भी ऐसा ही है। इम्पोर्टेंट, जैसे कि पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितने डिवाइड किया गया है, हर एक ध्वनि को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। राष्ट्रपति, ठीक है, अगर हम उसके नीचे नहीं डाल देंगे वाक्य, वाक्य, हम वाक के ऊपर, ये जो अगर बोलेंगे वाक्य को, तो वाक के ऊपर हम स्ट्रेस दे रहे हैं। स्ट्रेस सिलेबल जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेस सिलेबल बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बलाघात। वाक्य में कभी बोलने का ढंग से होता है, तो इसे सीखिए। ठीक है, तो अच्छे से ढंग से सीखना भी जरूरी है। उसके बाद क्या है, जैसे कि ध्वनियां सीखना भी जरूरी है। ये तो समझ गए कि हिंदी व्याकरण क्यों पढ़ें। उसके बाद हिंदी ध्वनियों और वर्णमाला, इसको भी सीखना जरूरी है। हाँ, तुम्हें तो ये बचपन से मालूम होता आया है कि कितने वर्ग होते हैं। हिंदी का वर्णमाला हो या उड़िया का वर्णमाला हो,
सारे में सेम समान तरह की होते हैं वर्णमालाएं, अक्षरें। तो ये जो अ आ इ इसको स्वर वर्ण बोलते हैं, जिसको तुम्हें मालूम है वावेल्स ये सारे हैं और इनका ही मात्राएं हैं, जो मैं कमेंट करने बोला था मैं तुम्हें, अगर तुमने कमेंट नहीं किया है, मात्रा, ठीक है, इनका ही मात्राएं होते हैं और इन शब्दों का संयुक्त वर्ण होता है, ठीक है, इन जो अक्षरों का संयुक्त वर्ण होता ही है। तो व्यंजन एक दोनों तरह के डिवाइड किया गया है, एक तो स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण में ओ आ ई उ ऊ रू ए ओई ओ ओ आता है 11, कितना 11 ना, हाँ 6 3 9 2 11, हाँ 2 11 है। तो और व्यंजन का कितना, क वर्ग में आता है 5 अक्षर, जो कि उसके सामने क वर्ग में आता है, जिसको हम ओडिया में मालूम है क च ट त प, ठीक है, क च ट त प में आता है क्या, क वर्ग, ख च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसमें बोलना जरूरी नहीं है क्योंकि तुम्हें मालूम है। और उसके बाद आता है अंतस्थ, जिसको हम ओडिया में बोलते हैं अंतस्थ, य र ल आउ वो, किंतु हिंदी रे तो ळ नाही, तेणु हिंदी रे कौन आसे ना ल आसे, तेणु आमे तो केमती कहती ना य र ल और ओ बोलते हैं। और उसमें आता है उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, फिर उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। कितने तरह में डिवाइड हुआ है व्यंजन को थोड़ा निगाह रखो कि क वर्ग, एक तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, फिर उसके बाद उष्म व्यंजन में आता है तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, उसके बाद ह आता है इसमें, ठीक है, याद रहा कि नहीं, ये परीक्षा में पूछता है क्या ना, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछता रहता है कि ये कौन सा व्यंजन है, उसमें तुम्हें स पूछा होगा और वो भी तालव्य, कोई भी स पूछे तुम्हें उष्म व्यंजन को लिख के आना पड़ेगा। संयुक्त व्यंजन, उस संयुक्त व्यंजन में क्या आता है ना, क्ष आता है, त्र आता है, अज्ञ और स्र, श आता है जैसे कि हम अक्षय बोलते हैं, उसके बाद त्रस्त, जिसके त में ऐसा हम देते हैं कि त्र, इसको हम त्र बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है ना, ज्ञ आता है, ठीक है, ये ज्ञ आता है, यज्ञ, विज्ञान, फिर उसके बाद श्री, हमेशा तो हम श्री लिखते हैं हमारे नाम के आगे, है कि नहीं, तो हमें ऐसा श्री लिखना पड़ता है हमेशा, घर के सामने श्री गणेश, श्री का तो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं हम, तो इसके लिए श्र के बारे में मालूम भी होना चाहिए, जिसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। फिर उसके बाद अयोग वाह में आता है कौन, अनुस्वर विसर्ग, ठीक है, अनुस्वर और विसर्ग, ओडिया में हमें तो चंद्र बिंदु मालूम है, जैसे कि हम ऐसे देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या, अयोग भाव में ये जो दीर्घ स्वर आता है ना, ओ ई उ रू, हर्ष स्वर, और दीर्घ में आता है आ ई उ ए ओई, जिसको हम दीर्घ उ, दीर्घ ई, दीर्घ, चारों आता है किसमें, दीर्घ स्वर में। फिर आगे देखेंगे, ये सब तुम पढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो तुम हमें पूछ सकते हो। फिर उसके बाद अध्याय 3, ये वर्तनी को हम कंप्लीट करेंगे। वर्तनी क्या है ना, खड़ी रेखा सीधी होनी चाहिए और ऊपर से नीचे होनी चाहिए, ये सब भी तुम पढ़ सकते हो। कारक बिंदु, कारक चिन्ह, अभी तो क्लासेस के टाइम हो गया, ज़्यादातर पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमें यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में तुम्हें आगे की पढ़ाऊँगा और देखेंगे मज़ेदार तरीके से हर एक शब्द को कैसे समझा जाए, कैसे कहाँ पर कैसे वर्तनी लगाया जाए और कैसे कहाँ पर हम शब्द का सही उच्चारण करेंगे, ये सारे समझेंगे अगले क्लास में। आज के लिए मुझे विदाई दो।